So good morning. I am going to explain remaining chapter है ना of alternative centers. मैं बता चुकी थी कि यूरोपियन यूनियन क्यों बनी है. भाई यूरोप में एक तो वैसे ही आपस में लड़ झगड़ के इकोनॉमी इतनी वीक हो गई थी. काफ़ी प्रॉस्परस माना जाता था यूरोप, काफ़ी वेल्दी माना जाता था. तो आपस में डिसाइड किया इन लोगों ने किया तो ये कि ओल्ड राइवलरीज को कंटिन्यू करें या फिर है कि पॉजिटिव है ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव इसको लेके थोड़ा सा ऐसी यूनियन बनाए जिसमें सब लोग ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप कर सकें, इकोनॉमी ग्रो करे, ऐसा कुछ करें. तो मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीज़ें पहले. अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं जो यूनियन बड़ी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, EU जिसे कह सकते हैं अपन. तो उसके फीचर्स मैं बताने जा रही हूँ. बाकी की प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि EU कैसे फॉर्म हुई, क्या कौन कौन सी कंट्रीज थे, कब हुई. अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स इसके कि क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे EU के. तो EU हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल यूनियन. इनिशियली क्या थी, ये इकोनॉमिक यूनियन थी, ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप करने के लिए बनी थी. ठीक है, कि ट्रेड आपस में ट्रेड कर सकें, लड़ाई झगड़ा भूल के डेवलप करें, इकोनॉमी ग्रो करें, ऐसे रिलेशंस डेवलप करें. पर धीरे धीरे ओवर द टाइम ये इकोनॉमिक यूनियन किस में चेंज हो गई, पॉलिटिकल यूनियन में. इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंड थम. इसका खुद का एक EU एक नेशन स्टेट की तरह इसका खुद का एक फ्लैग बना, एंथम, डेट एंड करेंसी. थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक्स हैं. फ्लैग है ना, एंथम इनका अपना, EU का अपना खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है. तो ये इसके फीचर्स में ही आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. EU शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है. EU शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर दैट ऑफ US. जो वर्ल्ड ट्रेड था वो US से 3 times लार्जर था. इसका जो ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप हुए थे, जो ट्रेडिंग हुआ था, वो US से 3 times लार्जर था. इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका. जो इकोनॉमिक पावर जो ग्रो कर रही थी, है ना, इसने इन्फ्लुएंस किया केवल नेबरिंग कंट्रीज को ही इन्फ्लुएंस नहीं किया, क्लोजेस्ट नेबर्स को ही, ये थोड़ा स्पेलिंग में देख लेना, नहीं किया, बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी डेवलप हुआ. जो जो कंट्रीज में मैंने बताया था, टोटल कितनी कंट्रीज थी EU में, बता सकते हैं आप? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन EU, यूरोपियन यूनियन? किसी को याद है? 28 कंट्री थी. ब्रिटेन एग्जिट कर गया था तो 27 कंट्री से, याद रखा करिए. ठीक है. नेक्स्ट है द यूरोपियन यूनियन पजेसेस डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. जो यूरोपियन यूनियन थी उनके पास डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी थे. बेसिकली इकोनॉमी, मैं बार बार बता रही हूँ कि बेसिकली इकोनॉमी के लिए बनी थी, पर धीरे धीरे ये चेंज हो गई. एक जैसे एक कंट्री होती है, उसका एक नेशन, मतलब नेशन है, जो कंट्री मान लो, स्टेट मान लो, नेशन मान लो, उसका खुद का अपना एक रूल्स होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, अदरवाइज पार्लियामेंट भी थी, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ था EU का. तो वही था कि यूरोपियन जो यूनियन थी वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बन गई. मतलब धीरे धीरे इकोनॉमी भी, मिलिट्री भी, पॉलिटिकल भी, ये इन्फ्लुएंसिव हो गए. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ऑब्जर्व टू बी स्लाइटली ग्रेटर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द US. $12 ट्रिलियन इन 2005, लार्जर देन द US. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, GDP, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 10th में, जो यूरोपियन यूनियन की, वो ऑब्जर्व की गई स्लाइटली ग्रेटर. अगर हम US से कंपैरिजन किया करें तो US की GDP सबसे अच्छी थी, लेकिन जब EU बनी तो वो स्लाइटली ग्रेटर बनी बजाय US के. जैसे $12 ट्रिलियन 2005 में
12 ट्रिलियन तक मतलब बढ़ गई थी इनकी जीडीपी। ईयू की बात कर रही हूँ मैं, किसी कंट्री की बात नहीं कर रही, मैं यूनियन की बात कर रही हूँ, लार्जर देन द यूएस। अब यूएस के जो हेजीमनी थी, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब अपनी मनमानी ना कर सके, तो ईयू वहीं कहीं ना कहीं चेक रखता था। और इनका अमेरिका भी खुश था कि आपस में झगड़ लड़ नहीं रहे थे, और ओब्वियसली उसको भी फ़ायदा था। और ईयू खुद भी एक इकोनॉमिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ग्रो कर रहा था। It has forum of a foreign and security policy in its dealing with other nation। इसका एक फोरम था जिसमें फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी थी कि फॉरेन के साथ कैसे रिलेशंस रखने, क्या पॉलिसी सिक्योरिटी के लिए अडॉप्ट करनी है। तो अदर नेशंस के साथ डीलिंग की पूरी इनकी एक फोरम था जिसमें फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी थी कि किस तरह की डीलिंग रहेगी अदर कंट्रीज़ के साथ, किस तरह से हम सिक्योर रहें, ये सारी इनकी बनी थी। इट्स करेंसी द यूरो पजेज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। इसकी अपनी एक करेंसी थी ईयू की, ठीक है, ईयू एक बना तो इसकी अपनी एक खुद की एक करेंसी थी यूरो। वो एक थ्रेट था यूएस डॉलर के डोमिनेंस के अगेंस्ट। जो यूएस डॉलर जो इतना डोमिनेट पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस था जिसका, उसके अगेंस्ट इनकी जो करेंसी थी यूरो, वो एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस रखती है। इट्स मिलिट्री पावर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो ईयू की मिलिट्री पावर थी वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट थी। ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव न्यूक्लियर ये थोड़ा सा स्पेलिंग आर्सेनल्स था ये, है ना, आर्सेनल्स। ब्रिटेन और फ्रांस के खुद के न्यूक्लियर आर्सेनल मतलब वेपन्स के कलेक्शंस थे उनके पास। इसके अलावा ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी थी ईयू में। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो गया था। कहाँ तो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, कहाँ ये इन्होंने यूनियन बना के मतलब पूरे वर्ल्ड पे। एक तो बहुत अच्छा तो ये हुआ कि जो यूएस की डोमिनेंस था, हेजेमनी थी, उसके लिए एक चैलेंज था, है ना, उसको भी चैलेंज करने वाला कोई बना। दूसरे इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट तो था ही। तीसरा इनकी सारी चीज़ें जो इनका खुद का अपनी करेंसी थी, एंथम था, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। तो आपस में ये राइवलरीज को भूल के अपनी ग्रोथ करने लगे थे। अब डिफरेंसेस क्या हैं? एंड सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द ईयू इज एबल टू इंटरवीन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, ईयू जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी मतलब हैविंग इन्फ्लुएंस, सुप्रा नेशनल होता है हैविंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी ये ईयू जो ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ में, वर्ल्ड के इकोनॉमिक एरियाज़ में, वर्ल्ड के पॉलिटिकल एरिया में, वर्ल्ड के सोशल एरिया में इंटरवीन करने लगे, इंटरफेयर करने लगे। एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन्स पीएम टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन इराक इन्वेजन। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो ब्रिटेन के पीएम थे टोनी ब्लेयर, ये क्या थे, अमेरिका के पार्टनर बने इराक इन्वेजन में। एंड मैनी ईयू न्यू मेंबर मेड अप यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग वेयर जर्मनी एंड फ्रांस द अमेरिकन पॉलिसी। जो इराक इन्वेजन में इसका पार्टनर बना टोनी ब्लेयर यूके, और जो अदर न्यू मेंबर्स थे जिन्होंने यूएस लेड कोलिशन में विलिंगली ज्वाइन किया था यूएस को, 34 कंट्रीज आपने पढ़ा होगा इराक इन्वेजन में, जबकि जर्मनी और फ्रांस अमेरिकन पॉलिसी से इंक्लूडेड है, मतलब इसमें अमेरिकन और जर्मनी भी इंक्लूडेड थे। ये मैंने बहुत इन शॉर्ट बना दिए हैं, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पे भी थोड़ा सा अमेरिकन के हिसाब से ये सही है, पर अगर ब्रिटिश बोलेंगे तो SC आएगा यहाँ पे, ठीक है। यूरो स्कैपिटिज्म,
स्केप्टिसिज्म, डाउट। नहीं अगर कुछ समझ आ रहा है तो बीच में रोक के पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। अब चैप्टर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इन सम पार्ट्स अबाउट ईयूज़ इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा, मतलब ईयू ने क्या हुआ, इंटीग्रेशन, इनकी एक पॉलिसी थी कि इंटीग्रेट करके इन्होंने सारी रूल्स एंड पॉलिसीज़ लॉज सब एक बनाई थी, तो इनके एजेंडा में था इंटीग्रेशनिस्ट, है ना। एग्जाम्पल, ब्रिटेन्स फॉर्मर पीएम मार्गरेट थैचर केप्ट यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। जैसे ब्रिटेन की जो फॉर्मर पीएम थे मार्गरेट थैचर थी, उन्होंने यूरोपियन मार्केट से खुद को केप्ट आउट मतलब अलग करके रख दिया था। डेनमार्क एंड स्वीडन रेजिस्टेड maastricht ट्रीटी एंड अडॉप्शन ऑफ द यूरो कॉमन यूरोपियन करेंसी। जो डेनमार्क थे, स्वीडन थे, इन्होंने रेजिस्ट किया था maastricht ट्रीटी को। ये maastricht ट्रीटी मैं आपको बताऊंगी। maastricht ट्रीटी को इन्होंने रेजिस्ट किया और यूरो को इन्होंने, जो करेंसी ऑफ ईयू की जो करेंसी थी, उसको इन्होंने अडॉप्ट की थी, स्वीडन और डेनमार्क ने। लिमिट्स एबिलिटी ऑफ ईयू टू एक्ट ए मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। जो लिमिट्स थी ईयू की, वो फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस को लेके भी अलग, हाँ स्पेलिंग सही है, उसको लेके भी अलग से इन्होंने, मतलब सब पे डिस्कशन होता था। ये सब एक नेशन की तरह हो गई थी, एक कंट्री की तरह हो गए थे, एक राष्ट्र की तरह हो गए थे। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ईयू में फीचर्स पढ़ लिए हमने, डिफरेंसेस देख लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो maastricht जो ट्रीटी थी वो 1993 में साइन हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन सिटीजनशिप भी प्रोवाइड हुई थी, कि सिटीजनशिप भी प्रोवाइड होगी जो यूरोपियन, जो भी इंटीग्रेशन के बाद जो भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई थी ईयू में, उसमें सिटीजनशिप भी ग्रांट हुई थी, है ना। ओरिजिनल जो मेंबर्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो इनर 6 थे। वैसे तो 27, 28 थे, लेकिन इंटरनली 6 मेंबर्स थे। इनमें बेल्जियम था, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी। ये सब मेन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो इनिशियल मेंबर्स थे, जो इनर मेंबर्स थे, वो ये थे। ओरिजिन जो था यूरोपियन लोकल एंड स्टेट कम्युनिटी ईईसी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी, उसमें ये जो ओरिजिन था वो यूरोपियन एंड लोकल स्टेट कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। अब ये देखो मैप आपने देखा होगा, ये जो 20 जो ओल्डर मेंबर्स थे इसके, ये आप देख सकते हो, ये सब ओल्डर थे। ये जो न्यू मेंबर्स थे, ये कौन से थे, वॉर्सो पैक्ट। रशिया में जो वॉर्सो पैक्ट था, बता सकते हैं वॉर्सो पैक्ट क्या था? कोई बता सकता है? रिद्धि, रिद्धि आप हो यहाँ पे? वॉर्सो पैक्ट कौन बताएगा? जतिन, रिद्धि, पिंकी, क्या था ये वॉर्सो पैक्ट? मेंबर थे ये जो न्यूली एडेड थे। रिद्धि, हैव यू एन आइडिया? ये ऑर्गेनाइजेशन थी, नाटो के अगेंस्ट बनी थी, ठीक है। ये रशियन ने बनाई थी अगेंस्ट द नाटो, ठीक है। ये एक मिलिट्री अलायंस था। अगर इसमें ये वॉर्सो पैक्ट बना था कि अगर नेटो के मेंबर अगर अटैक करते हैं, वैसे तो इन्होंने पहले नहीं बनाई, तो ये वॉर्सो पैक्ट इन्होंने भी अपनी एक मिलिट्री अलायंस बना ली थी रशिया ने, लेकिन रशिया का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो अब ये मेंबर किस में शामिल हो गए? ईयू में शामिल हो गए थे। जैसे आप देख सकते हो, इसमें क्लियर नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है, रोमानिया था, बुल्गारिया था, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, लिथुआनिया था, है ना। ये सारे आप अपने मैप में देख सकते हो।
हाँ, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना। ऑन 23 जनवरी 2020 द विथड्रॉल एग्रीमेंट वॉज रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूके। 23 जनवरी 2020 को एग्रीमेंट विथड्रॉल कर लिया गया था और उसको रेटिफाइड किया गया था यूके की पार्लियामेंट के द्वारा। एंड 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन जो पार्लियामेंट था उसके द्वारा जो एग्रीमेंट था उसको विथड्रॉल कर लिया था, यूके एग्जिट कर गया था, उसको रेटिफाइड किया गया। द यूके लेफ्ट द ईयू ऑन 31 जनवरी 2020 एट 23। यूके ने जो ईयू को लेफ्ट किया वो था 31 जनवरी 2020 को। यूके ने क्या किया था, ईयू को लेफ्ट कर दिया था, ईयू से एग्जिट हो गया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बात कर रही हूँ, एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। ये फ्लो चार्ट के जरिए मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कोशिश की है। तो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब आशियन बोल सकते हैं, एशियन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है। इसका जो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन आशियन का जो हेडक्वार्टर था वो जकार्ता इंडोनेशिया में है ना था। फर्स्ट समिट जो हुई वो बाली में हुई थी, 1976 में हुई थी। बाली कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ये थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है, ये टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गई है। प्रेजेंट जो थे इसमें वो 23rd नेशन थे, जिसमें इंक्लूडिंग एशियन रीजनल फोरम भी थे। जो ARF कंट्रीज थे वो थे अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया। ये ARF कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 23rd नेशन इंक्लूडिंग 23rd नेशन जिसमें इंक्लूडिंग है ARF कंट्रीज, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान एंड नॉर्थ कोरिया थे। इनिशियल जो मेंबर्स थे आशियन के या इस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, इनिशियल जो मेंबर्स थे, किसने इनिशिएटिव लिया? सबसे पहले 5 मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। ये इनिशियल मेंबर्स थे, इन्होंने ही ये क्रिएट किया था, इन्होंने ये आशियन फॉर्म किया था। ब्रूनी ब्रूनी स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे भी गलत है, इसको बुक से करेक्ट कर लें। ब्रूनी जो ज्वाइन किया था वो 1984 में हुआ था। इंडिया वॉज पार्टली कोऑपरेटिव मेंबर बट लेटर इट डिक्लेयर्ड कंप्लीट डायलॉग मेंबर, ठीक है। इनिशियली इंडिया ने कैसे ज्वाइन किया था इसको? इंडिया भी था लेकिन इंडिया ने शुरू में कोऑपरेटिव मेंबर कि मैं हर मतलब सॉवरेन रहूँगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कोऑपरेट करता रहूँगा। लेकिन बाद में उसने कंप्लीट डायलॉग मेंबर, मतलब जो कुछ भी होगा इंडिया भी उसमें शामिल होगा। इंडिया भी डायलॉग मेंबर का मतलब है कि पूरी तरीके से आशियन का मेंबर होना, कोऑपरेटिव मेंबर नहीं, डायलॉग मेंबर। मतलब जो कुछ भी होगा, जो भी रूल्स होंगे, जो भी नॉर्म्स होंगे, उसको इंडिया भी फॉलो करेगा। ये बाद में ज्वाइन किया था। और उसी तरह चाइना और रशिया ने भी सेम कैटेगरी में डायलॉग मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। अब सबसे बड़ी कि भाई आशियन क्यों बना, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मोटिव था, क्या एम था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रोवाइड एंड जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली जो जितनी भी यूनियन बनी है वो किस लिए बनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही बनी है कि इकोनॉमिकली ग्रो करे। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट था वो था टू कोऑपरेट म्यूचुअली सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस, कि जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इन कंट्रीज़ में, जो भी इनके मेंबर कंट्रीज़ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक दूसरे के कोऑपरेशन से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा जो था वो था टू गेट प्रोस्पेरिटी इन टर्न स्टेबिलिटी, कि प्रॉस्परस कैसे होएं, कैसे समृद्धशाली बने और वो समृद्धि स्टेबल रहे, मतलब कहीं कुछ ऐसा डाउन ना हो, बैकवर्ड ना जाए, वो जो प्रॉस्पेरिटी है वो स्टेबल रहे।
नेक्स्ट था टू गेट सॉल्यूशंस ऑफ द इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सॉल्यूशंस चाहिए था इकोनॉमिकली, अगर सॉल्यूशंस चाहिए तो ये आपस में कंट्री मिल के एक दूसरे के सहयोग से सॉल्यूशंस निकालें, इकोनॉमिकली सॉल्यूशंस निकालें, कल्चरली निकालें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड निकालें, और ओब्वियसली ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो मेन था। आसियान जो बना था वो यही था कि बेसिकली ये जो कंपनीज ये जो कंट्रीज़ थे इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और सेम सफ़रर थे सारी कंट्रीज़। तो इन्होंने कहा कि उसके सॉल्यूशन के लिए आपस में मिल बांट के अगर हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढें तो निकल सकता है। दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट सेटअप फॉर मिलिट्री अलायंस, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं था इसमें। ये नहीं था कि एक पे भी हमला हुआ तो सारे मिलके, नहीं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री अलायंस अलग चीज़ थी। मिलिट्री अलायंस नहीं था, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था, पॉलिटिकल के लिए, कल्चरल, आप चाहो तो ट्रेडिंग अपने रिलेशंस डेवलप कर सकते हो, साइंस टेक्नोलॉजी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस बिल्कुल भी नहीं था। अब चैलेंजेस देखते हैं कि इसमें बेसिक ये सब हुए तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुई थी। तो सबसे पहले सभी जगह पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव है हर कंट्री में, कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, इन्होंने आपस में मिलके ये सब चीज़ें बनाई है। दूसरा था पोवर्टी, ये जो जितने भी साउथ ईस्ट जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सब जो मेन प्रॉब्लम है वो पोवर्टी की है। एक्सप्लॉइटेट मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाए, उस सभी मतलब आपस में मिलजुल के ऐसी क्या चीज़ें एस्टेब्लिश करें, क्या ऐसी पॉलिसी लाए कि एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा सा कम हो। तीसरा था इनसिक्योरिटी, हालांकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं था लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत थी, इन नेशंस में इनसिक्योरिटी बहुत थी। अगर एक दूसरे से ट्रेडिंग रिलेशंस डेवलप हो गए, एक दूसरे का साथ दिया, तो हो सकता है कि ये इनसिक्योरिटी भी कम हो जाए। तो ये चैलेंजेस थे, ये ऑब्जेक्टिव था जो हम पढ़ चुके हैं आसियान का। बेसिकली पूरा चैप्टर ही इस फ्लो चार्ट में सिमट गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो विल स्टडी इन द क्लास। ये फ्लैग है, ये आपके बुक में क्लियर है, इस यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। एशियन फ्लैग है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार जैसे सीबीएसई में भी ये डायग्राम देखे पूछ लेते हैं कि ये किसका फ्लैग है, ये क्या है, किसका सिंबल है, क्या है। तो एशियन फ्लैग एशियन लोगो में है, इसमें 10 स्टॉक्स हैं। 10 स्टॉक अगर आप देखोगे अपनी बुक में देखना, पैडी, राइस, जो पैडी होती है वो राइस क्रॉप के लिए होती है। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इनिशियली मेंबर कितने थे? 5। अब जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, अब उनका बॉन्ड बन गया था और वो एक साथ हो गए थे और वो जाने लगे अपनी फ्रेंडशिप के लिए और सॉलिडेरिटी के लिए, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ, इनिशियल जो मेंबर्स थे वो 5 थे, लेकिन बाद में ये 10 हो गए थे और 10 ने मिलके आपस में ये बाउंड करके ये जो स्टॉक्स है पैडी राइस, वो उनकी शेप में लोगो बनाया, ठीक है। तो ये लोगो ध्यान रखना। द सर्कल सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ एशियन, जो सर्कल बनाया है बेसिकली अपन ने देखा था, जैसे ईयू में भी आपने देखा स्टार्स है, उसमें 12 स्टार्स हैं, गोल्डन स्टार्स, और उसमें सर्कल बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी सर्कल जो सिंबल है यूनिटी का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब 10 मेंबर्स, 5 तो मैंने तुम्हें इनिशियली बता दिए थे कि कौन कौन से 5 मेंबर्स थे आसियान में। अब आप देखिए 10 मेंबर्स कौन कौन से थे। 10 मेंबर्स को अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। म्यांमार था, थाईलैंड था, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रूनी की स्पेलिंग यहाँ पे हुई है, जो दारुसलाम कह सकते हैं वहाँ का था। तो ये सारे मेंबर्स आपको समझ आ गया। इन मेंबर्स को आप लिख लेना, 10 कौन से मेंबर्स थे।
इनिशियली मेंबर्स कौन से थे, और 10 मेंबर्स थे जिसको कि सिंबल दिया गया, फ्लैग में डिज़ाइन किया गया। 10 पैडी जो स्टॉक्स बनाए गए वो राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइस क्रॉप को। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। So we'll continue tomorrow the chapter alternative centers. If you have any problem you can ask.